चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यूनिट्स, मेजरमेंट एंड डायमेंशन जो चैप्टर है अपना, उसका आगे, ठीक है। मोस्टली वी विल बी फोकसिंग ऑन डायमेंशन एनालिसिस। आज इस पे फोकस करेंगे, ठीक है, डायमेंशन एनालिसिस पे या एप्लीकेशंस पे, डायमेंशन एप्लीकेशंस, कि जो आपने सीखा है अलग अलग क्वांटिटीज को LMT के पावर में लिखना, उसके बेसिस पे कुछ एप्लीकेशंस हैं। तो वी हैव 3 एप्लीकेशंस व्हिच वी हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो पहला एप्लीकेशन है कि अगर कल को कोई साइंटिस्ट बोलता है कि ये एक इक्वेशन है जो मैंने बनाया है, ठीक है, तो वो उसके कुछ चेकिंग होते हैं पहले। तो पहला चेकिंग होता है उसका कि क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। क्या ये इक्वेशन जैसे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्या ये इक्वेशन सुने हैं? ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, पहले वो चेकिंग होगी उसकी, ठीक है। इसको लोग ने बोला है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, या आई शुड से डायमेंशनल कंसिस्टेंसी। ऐसे डायमेंशनली कंसिस्टेंट है कि नहीं, डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। फिर सेकंड चेक होता है फिजिकली करेक्ट है कि नहीं, फिजिकली करेक्ट है कि नहीं। वैसा तो पहले हम तो खाली डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं वो कैसे पता लगाते हैं वो देखेंगे अभी, बराबर है। इधर ध्यान दो, जब दो चीजों को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये कंपलसरी है कि ये दोनों क्वांटिटी सेम यूनिट के होने चाहिए, तो ही आप ऐड कर सकते हो। जैसे कि मास को मास के साथ ऐड किया जा सकता है, लेंथ को लेंथ के साथ ऐड किया जाता है, बट मास को टाइम के साथ ऐड नहीं कर पाएंगे कभी, तो ये डायमेंशनली इनकरेक्ट बोला जाता है। ये बात समझ में आ रही है आपको मेरी इतनी? ठीक। तो प्लस और माइनस जैसे एक्सप्रेशंस में इट इज कंपलसरी कि इसका और इसका क्या सेम होना चाहिए, सेम यूनिट एंड डायमेंशन। ये सेम हो तो ही आगे बढ़ सकते हैं। मतलब कल को तुम बोलो टाइम प्लस वेलोसिटी सर ये देगा, नहीं हो सकता वो करेक्ट, वो डायमेंशनली ही करेक्ट नहीं बोला जाएगा, पहला स्टेप ही क्लियर नहीं हुआ उसका, ठीक है। A प्लस और माइनस B, समझो अगर C बना, कुछ नया बना, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं कि अगर मैं पूछूं आपको कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, तो किसी एक फेस का आप एरिया निकाल सकते हो, उसका फॉर्मूला होगा साइड स्क्वायर। क्या 6 के 6 फेसेस का भी सेम होगा साइड स्क्वायर, तो आप साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर कर सकते हो ऐसा, जिसको डायरेक्टली हम 6L स्क्वायर भी लिखते हैं, ठीक है। ये मंथ में कितना इनकम रहा और कितना खर्चा रहा विल बी इक्वल टू सेविंग्स। सेविंग्स इसी को बोलेंगे ना, एंड ऑफ द मंथ में हमारे पास कितना बचा, वो होगा कि कितना इनकम रहा और कितना एक्सपेंस रहा। तो नेट सेविंग का फॉर्मूला क्या होगा, अगर इनकम है 100 रुपीज़ और खर्चा है 20 रुपया, तो सेविंग कितना है, कैसे निकाला, माइनस करके। तो यू कैन सब्ट्रैक्ट दीज टू क्वांटिटीज, दोनों सेम रुपीज ही है ना दोनों, तो कर सकते हो आप, ठीक है। A प्लस और माइनस B करने के बाद जो नया टर्म आएगा ना, इसका भी डायमेंशन कंपलसरी सेम ही होना चाहिए। ये सब फेयर है एकदम, बातें बराबर है। अगर A इंटू बी किया आपने, A इंटू बी किया आपने और उससे आपको क्या मिला, C मिला।
इस बार ए और बी का डायमेंशन या यूनिट सेम होना जरूरी नहीं है, इट इज नॉट कंपल्सरी। जैसे कि डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, करेक्ट। वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो क्या वेलोसिटी और टाइम का यूनिट सेम होता है? नहीं होता है ना। सेम हो भी सकता है क्या सर दोनों का? हो सकता है। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है? लेंथ इनटू ब्रेथ। इट इज अ फॉर्मूला हैविंग मल्टीप्लिकेशन। क्या लेंथ और ब्रेथ दोनों का यूनिट मीटर ही होता है? तो मल्टीप्लिकेशन में आप गारंटी मत ले लेना कि दोनों के डायमेंशन सेम ही होने चाहिए, मे और मे नॉट बी सेम। तो ए का यहां पे लिखता हूं, डायमेंशन ऑफ ए मे और मे नॉट बी सेम एज बी। कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ए और बी को मल्टीप्लाई करके जो डायमेंशन या जो यूनिट आएगा ना, उसका यूनिट और इसका यूनिट सेम होना चाहिए। बट डायमेंशन ऑफ ए इंटू बी, डायमेंशन को हम लोग सिंबल ऐसा देते हैं ना, उसको डब्बा बनाते हैं ना कैसा, ठीक है। डायमेंशन ऑफ ए एंड बी मस्ट बी सेम एज सी। ये कंपल्सरी है। यू वांट टू चेक? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट बताओ कोई मुझे? मीटर। अरे खाली मीटर होता है, डिस्प्लेसमेंट खाली मीटर होता है। वेलोसिटी का बताओ? मीटर पर सेकंड। टाइम का बताओ? सेकंड। सेकंड आया ना, मीटर इक्वल टू मीटर आएगा ही, पक्का सेम आएगा। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? इतना क्लियर है? एक सवाल पूछ रहा हूं मैं, थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, ध्यान से सुनना। अभी ए का और बी का डायमेंशन सेम होना कंपलसरी नहीं है। ए और बी का मिला के सी के बराबर होना कंपलसरी है। क्या आप कोई ऐसा केस बता सकते हो जिसमें ए का और सी का डायमेंशन सेम हो? कैन यू फाइंड एनी केस? नॉट एन एग्जाम्पल, कुछ भी। कैसे ऐसा पॉसिबल है? या आपके हिसाब से सर ऐसा पॉसिबल कभी नहीं है। ए और सी का डायमेंशन सेम कब पॉसिबल है? जब B will have 1, when B will be कुछ और अच्छा नाम है। कब A और C का डायमेंशन सेम होगा? when B will be okay, you're getting there, but we have a proper name for it. कांस्टेंट। जरूरी नहीं है कि कांस्टेंट का यूनिट ना हो, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट है। तो ऐसा दिमाग में मत आने देना कि सर कांस्टेंट का यूनिट नहीं होता है। हो सकता है, ये अच्छा नाम है। आई थिंक मोस्ट आपने सही बता रहे, जो भी बता रहे थे। व्हेन बी विल बी डायमेंशनलेस, जब बी का कोई यूनिट ही नहीं होगा। वैल्यू हो सकता है, यूनिट ना हो तो अगर पॉसिबल है ऐसा। जैसे कि एक फॉर्मूला है आपके पास, वेलोसिटी इन द मीडियम इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द लाइट इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऐसा एक फॉर्मूला था शायद से लाइट में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट, तो ऐसा पॉसिबल है कि लिख दूं क्या मैं एज अ केस? नोट ए बी इज इक्वल टू सी। इफ ए का डायमेंशन इज सेम एज सी का डायमेंशन, इट मीन्स व्हाट इट मीन्स कि B is dimensionless या यूनिटलेस फॉर दैट मैटर। फॉर नाउ अभी तो अपने ज़्यादा फर्क नहीं है, राइट? चलो, ये समझे आपको ये नोट वाली बात? एक और सवाल, इसका यूनिट है, लेट्स से है, ठीक है, बट इसका कोई यूनिट नहीं है।
ऐसा कैसे पॉसिबल है? ए का यूनिट है बट सी का कोई यूनिट नहीं है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? इफ ए हैव नॉन जीरो डायमेंशन but C is dimensionless. When is this possible? Yes, anyone want to try? Anyone, come on. A का कोई डायमेंशन है बट C का नहीं है डायमेंशन, ऐसा कब पॉसिबल है? जवाब अभी B के रिलेटेड ही है कि B शुड बी वॉट? इनवर्स ऑफ A। यानी अगर A का यूनिट है मीटर तो B का यूनिट होना चाहिए 1/मीटर, तो पक्का मीटर मीटर, तो आपको ये डायमेंशनलेस मिल सकता है। इट मीन्स देन B डायमेंशन शुड बी इक्वल टू 1/A का डायमेंशन। क्या ये बातें समझ में आ रही है आपको मेरी? चलो, तो I gave you something about, and then example was multiplication. Division also will have the same discussion. Division का कैसा discussion होगा? If C is equal to A/B, if C is equal to A/B, तो A और B का डायमेंशन सेम होना जरूरी नहीं है, लेकिन A और B का मिला के C के बराबर होना जरूरी। आई बात समझ में इतनी पहले? अमन क्या? हर्ष, सही है। एग्जाम्पल, क्या डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है? डेंसिटी सुना है? डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। क्या आपको डेंसिटी का ऐसा यूनिट पता है? केजी पर मीटर क्यूब। और मास का ऐसा यूनिट केजी, वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब। आया ना? लेफ्ट इक्वल टू राइट, बराबर। इन दोनों का यूनिट सेम होना जरूरी नहीं है। हो भी सकता है, कैसे हो सकता है? कोई ऐसा फॉर्मूला पता है जो रेशियो में ऊपर और नीचे का यूनिट सेम हो? बहुत सारे हैं। जिसने होमवर्क किया होगा उसको एक पॉइंट मिला होगा कि बहुत सारे हैं, 10-12 क्वांटिटीज लिखे हैं उसके अंदर मैंने, जिनका एक्चुअली कोई, देखो अगर इन दोनों का यूनिट डायमेंशन सेम है तो कट के ये कैसा हो जाएगा? यूनिट लेस हो जाएगा ना। तो वो सारे हो गए ना, रिलेटिव डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और जो भी वहाँ पे लिखे हुए हैं वो सब पता नहीं होंगे तुम्हें, बट एटलीस्ट ये तो पता है ना, रिलेटिव डेंसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है? स्पीड ऑफ लाइट अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो दोनों स्पीड है ना दोनों, तो ऐसा सेम भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सेम हो ही, बराबर है इतना। चलो, तो इसको मैं मैथमेटिकली कैसा लिखूं? ए मे और मे नॉट बी इक्वल टू बी, बट क्या सी का डायमेंशन ए अपॉन बी का मिला के सेम होना चाहिए? हाँ, सेम होना चाहिए। क्या ये बातें क्लियर है आपको सारी? कोई ऐसा पॉइंट है जो मैं फिर से बता सकता हूं आपको? क्लियर है इतना? पहले इसको अच्छे से लिख लेते हैं, ठीक है? चल, चल अभी कोई ऑलरेडी कुछ इक्वेशंस हमें पता है, उनका यूज करते हैं। चेक डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर।
हमें चेक करना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। करें अभी? तो रूल्स के हिसाब से क्या होना चाहिए? रूल के हिसाब से इस टर्म का डायमेंशन u इंटू टी का मिला के डायमेंशन हाफ AT स्क्वायर का मिला के डायमेंशन इन तीनों का सेम होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो वी हैव 3 टर्म्स हियर। s का डायमेंशन कितना होगा? मतलब डायमेंशन, यूनिट तो मीटर होता है, डायमेंशन इसको है ना, जो मीटर होता है ना उसका डायमेंशन ऐसा L में लिखते हैं, राइट? जो फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं उनके लिए। बाकी हम लोग को तो पता है ना, बाकी लोग को तो, कि मीटर को ऐसा L लिखते हैं हम लोग। मीटर को L लिखा जाएगा, kg को कैपिटल M और सेकेंड्स को कैपिटल T। ऐसे कितने हैं टोटल फंडामेंटल? 7 है। वैसे तो 5 ही यूज होते हैं, वो बात सही है, ठीक है। तो ऐसे 7 वेज है, मतलब ऐसे 7 बनाए जाते हैं यूनिक। फाइन, लेट्स कीप गोइंग। तो इसका तो L है, फिर क्या बचा? UT का ना, UT का डायमेंशन। U मतलब क्या होता है? किसी को याद है U मतलब क्या था? इसका नाम था डिस्प्लेसमेंट, इसका नाम था इनिशियल वेलोसिटी। T का मतलब क्या था? टाइम। A का मतलब क्या था? एक्सेलरेशन। और ये T भी टाइम। हाँ ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी में, इनिशियल का मेरे लिए कोई मतलब नहीं है, वेलोसिटी है ना अपने लिए। तो वेलोसिटी का डायमेंशन LT-1, क्योंकि वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। तो मीटर को L लिख दिया और सेकेंड को T-1 लिख दिया। आर यू गेटिंग इट? ठीक है ना, समझा इतना? LT-1 बराबर है। T का कितना है? टाइम है ना ये, सेकेंड्स, तो T ही लिखेंगे। व्हाट इज T-1 इंटू T? गायब हो गया ना ये तो। T⁻0 1, मतलब नहीं लिखो ना, सीधा क्या लिखेंगे? L। तो आया ना सेम। वैसे अभी हाफ AT स्क्वायर पे चलते हैं। हाफ AT स्क्वायर स्टार्ट करें। हाफ कांस्टेंट है, उसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, कोई यूनिटी नहीं है। एक्सेलरेशन का किसी को डायमेंशन याद है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या लिखूं? LT-2। इज दिस क्लियर? और T स्क्वायर, T स्क्वायर कुछ कैंसिल, ये दोनों फिर से कैंसिल हो गए। जैसे जिस रीजन से यहाँ कैंसिल हुआ तो क्या बचा? तो आपने डायमेंशनल कंसिस्टेंसी चेक कर ली है, तो सेम आ रही है ना सबकी। तो हेंस दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। हेंस दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। नाउ ध्यान से, ध्यान यहाँ पे ध्यान देना। इतना हो गया? इसमें कुछ डाउट है तो बताओ, कुछ है जो बताओ फिर से। UT का समझा, वेलोसिटी इनटू टाइम। और हाफ AT स्क्वायर में हाफ का कुछ नहीं लिखना है, कांस्टेंट है, प्योर कांस्टेंट है वो। प्योर तो नहीं बोलना चाहिए वैसे, क्योंकि उसका कोएफिशिएंट है AT स्क्वायर। एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टाइम स्क्वायर है ना, तो T स्क्वायर। इतना सही है। पूछूं एक चीज अभी, हाफ की जगह अगर यहां 3 होता, हाफ की जगह पे अगर 3 होता, तो क्या इस रूम में हम सबको पता है कि सर ये गलत है, ये गलत है। लेकिन क्या डायमेंशन एनालिसिस में ये गलती साबित होगी? क्योंकि वो तो कांस्टेंट को ट्रीट ही नहीं करता। समझ रहे हो? तो डायमेंशनल एप्लीकेशन के कुछ शॉर्टकमिंग्स भी है, कुछ लिमिटेशंस है। तो उसमें से ये एक लिमिटेशन है कि आप ये वेरीफाई कभी नहीं कर पाओगे कि ये कांस्टेंट्स कितने हैं, सही है कि गलत है। तो you can check whether the equation is dimensionally correct or not, but you cannot check whether it is physically correct or not. So hence this equation is dimensionally correct but physically incorrect. सर ये हमें कैसे पता चलेगा? कोई और इक्वेशन अगर आपने दे दिया तो, मतलब ये तो चलो पता था तो ठीक है, कोई इक्वेशन आपने कुछ नया दे दिया जो नहीं पता हो तो वो अब ये धीरे धीरे एक्सपीरियंस के बाद ही आएगा। बट आप बोल सकते हो दैट आई कैन नॉट फाइंड कि यहाँ पे क्या नंबर आना चाहिए, या इनफैक्ट इसके आगे भी क्या नंबर आना चाहिए उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। ये प्लस की जगह माइनस भी हो सकता था, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। समझे आप? तो आप बस डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं वो चेक कर सकते हो पहले वाले एप्लीकेशन से। ठीक है, फाइन। ये सेकेंड साइड हटा रहा हूँ मैं।
ये वाला साइड भी हटा दो ना। इस पर्टिकुलर पहले एप्लीकेशन का एक और अच्छा नाम भी है, दिस वन इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है, फाइन। कि अलग अलग क्वांटिटीज का डायमेंशन सेम होना कम्स अंडर समथिंग कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। चल एक एग्जांपल मैं और लेना चाहता हूं। A इज इक्वल टू बी प्लस सी अपॉन डी प्लस ई। A इज इक्वल टू बी प्लस सी बाई डी प्लस ई, बराबर है इतना। A इज इक्वल टू बी प्लस सी बाय डी प्लस ई। इसमें हम लोग ये पता लगाने की ट्राई करेंगे, या मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप इसके बारे में क्या बता सकते हो, किसका सेम है किसका अलग है, बता पाओगे कुछ? क्या आप किसको देख के बता सकते हो सर इस दोनों का तो पक्का सेम होगा? किसका किसका डायमेंशन पक्का सेम होना ही चाहिए? स्टार्ट करते हैं यहां से। व्हाट अबाउट डी प्लस ई? मतलब आई वॉन्ट टू आस्क, डी और ई की बात करते हैं, क्या डी और ई का डायमेंशन सेम होना जरूरी है या नहीं है? जरूरी है, क्योंकि तो ही आप ये ऐड कर सकते हो, नहीं तो ये ऐड नहीं कर सकते हो। डी मस्ट हैव द सेम डायमेंशंस एज ई, तो ही ये पॉसिबल है फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट। चलो डी प्लस ई की जगह पे सिर्फ डी लिखा तो भी चलेगा, या सिर्फ ई लिखा तो भी चलेगा डायमेंशंस में। समझ रहे हो मेरी बात आप? चल ए का और बी का सेम होना जरूरी, ए और बी का डायमेंशन सेम होना जरूरी है। इसका इसका और इसका पूरा मिला के सेम होना जरूरी है। समझ रहे हो आप मेरी बात? नहीं, ए का और बी का डायमेंशन सेम होना जरूरी है, बराबर है। चलो लेट्स कीप गोइंग। ये डी प्लस ई की जगह पे सिर्फ डी लिखो चलेगा ना? मतलब कैन आई राइट दिस वे, ए इज इक्वल टू क्या? सीधा अगर a इज इक्वल टू सी बाई डी लिखा तो चलेगा क्या? नॉट द फॉर्मूला वाइज बट द डायमेंशन वाइज। क्या a का और c बाई डी का डायमेंशन सेम होगा या नहीं होगा? फॉर्मूला गलत है, फॉर्मूला की बात नहीं कर रहा हूं, हम तो यूनिट्स की बात कर रहे हैं, खाली डायमेंशंस। देखो a और b का सेम है और ये बीच में प्लस है, तो इसका मतलब इसका 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 सबका सेम होना चाहिए ना। तो मैंने सिर्फ इसका और इसका लिया पहले, चलेगा। उसमें भी डी प्लस ई में सिर्फ डी लिखा तो भी चलेगा, तो वही तो लिखा है। तो यस दिस इज करेक्ट डायमेंशनली। ओके, सम करते वक्त थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा, बराबर है इतना। लेट मी चेक। पहला जो सम है आपके, हमने जो फाइल शेयर की है उसमें, उसको देखें अपन। पहला सॉल्व एग्जाम्पल, बहुत ही बढ़िया। चलो एग्जाम्पल 1, उन्होंने लिखा है कि वेलोसिटी जो है वो किस चीज के बराबर है? a प्लस बी टी प्लस सी डिवाइड बाई डी प्लस टी, ये लिखा है उन्होंने। दिस वी विल गेट सॉल्व एग्जाम्पल 1, पेज नंबर 7, PDF पेज नंबर 7 मिला? ऐसे तो मैं बता ही रहा हूँ बोर्ड पे, सो नो नीड टू वरी मच, क्वेश्चन में समझा दूंगा। ऐसा दिया उन्होंने, v इज इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी बाई डी प्लस टी, ऐसा दिया, बराबर।
तेरे पास नहीं है? अच्छा अच्छा, कोई बात, बोर्ड पे देख लो। ये इक्वेशन दे हैव गिवन, उन्होंने लिखा है द वेलोसिटी v ऑफ अ पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन द टाइम t, यानी कि इसमें से क्या चीज पता है हमें पहले से? v क्या है? वेलोसिटी। v आपका क्या है? वेलोसिटी। और t क्या है आपका? टाइम। तो मुझे बता सकता है वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा? एल टी माइनस वन। और टाइम का डायमेंशन सिंपली टी। इतना समझा? ठीक है। पूछा क्या है पता है? फाइंड डायमेंशन ऑफ ए बी सी डी। अब समझा? मतलब क्वेश्चन समझा पहले सबको? ए बी सी और डी का क्या पूछा है? डायमेंशन पूछा है। क्या कोई मुझे सिर्फ डी का डायमेंशन बता सकता है? क्योंकि वो बहुत सबसे जल्दी बता सकते हो आप। ये इतना इतना लिख लो ना पहले। आइडिया आया कुछ कुछ अभी इसमें? किसका बता सकते हो इजीली? डी का बता सकते हो गारंटी के साथ? क्योंकि डी और टी ऐड हो रहे हैं, तो यानी कि डी का डायमेंशन मस्ट बी सेम एज टी का डायमेंशन, और टी का डायमेंशन तो टी के बराबर है। वेरी गुड। तो ये एक तो हो गया। और नेक्स्ट कौन सा बताना चाहोगे आप? ए का इजीली बता सकते हो क्या? ए का और वी का? ये मैं कब से बोलना चाह रहा था यहाँ पे, तो अजीब लग रहा था ना थोड़ा ये सब। ये v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सीधा सीधा a के बराबर। बट v का डायमेंशन कितना है? एल टी माइनस वन। तो आपका a का डायमेंशन भी आ गया, ये d का डायमेंशन है ना, ये आपका d का डायमेंशन भी आ गया, बराबर। चलो नेक्स्ट किसका बताओगे? अगर मुझे b का ढूंढना हो तो कैसे ढूंढेंगे? a और b का सेम नहीं होगा, b और c का भी सेम नहीं होगा। वेट क्या? v और b का भी सेम नहीं होगा। bt का मिला के किसके जैसा होगा? करेक्ट, सही है। सीधा v का और bt का मिला के सेम होगा, सिर्फ b का नहीं उठाना है। मालूम है तुमको b चाहिए, बट इतना भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगा। बी नहीं समझा मेरी बात? ये समझ गया ये बात? बी टी का मिला के वी के बराबर होगा। मुझे तो सिर्फ बी चाहिए, तो टी ऐसा हटा दूं कि टी को उधर लेके जाऊं? मेरी मर्जी से टी हटा थोड़ी सकता हूं मैं, टी उधर लेके जाना पड़ेगा ना। सो वी का डायमेंशन अपॉन टी का डायमेंशन विल गिव मी बी का डायमेंशन, बराबर। वी का डायमेंशन क्या है? एल टी माइनस वन। और ये टी का डायमेंशन क्या है? टी। ये टी डी उड़ा दूं? नहीं उड़ते हैं ऐसे, टी। हाँ, तो मतलब b का डायमेंशन क्या आ गया? एल टी माइनस टू। तुम लोगों को कुछ कुछ समझ में आ रही है बातें क्या? क्या बचा अभी? सिर्फ सी मुझे तो, बट क्या? अच्छा, क्या बोलना चाहता है? सी कैसे निकाले? बी बोल रहे? v इज इक्वल टू सी अपॉन डी। करेक्ट है, पर उसके लिए फिर डी का उठा के डालना पड़ेगा ना तेरे को। तो इससे तो सीधा ऐसा लिखोगे v इज इक्वल टू सी बाई टी। हाँ, निकाला है। पर समझ, एग्जाम में मैं तो चारों चीजें थोड़ी पूछूंगा, एक चीज पूछूंगा ना। तो आपका तो सही मेथड होगा कि सर v इज इक्वल टू सी अपॉन टी लेते हैं सीधा, वैसा। ये समझे मेरी बात? चलो गुड। फर्स्ट साइड हो गया था, ये साइड बाकी है। तो फिर लिख लो और खुद ही मुझे सी निकाल के दे दो। और उन्होंने भी सॉल्विंग तो दी है ना, तो डजेंट मैटर, आंसर उससे मैच करवा लो। और फिर सॉल्व एग्जाम्पल 2 ट्राई करते हैं, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख के रखो, सॉल्व एग्जाम्पल। ये साइड का हटाओ ना।
वो वाला मैं वर्किंग कर लूँ वहाँ का, V was supposed to be equal to C upon simply T, ऐसा चलेगा. So therefore C is equal to क्या आता था हम लोग को, V into T. वेलोसिटी का कितना है डायमेंशन, L T माइनस 1, और ये टाइम का सिर्फ T है, तो T T कैंसिल, सो यू आर गेटिंग L, यू मस्ट बी गेटिंग L. तो चारों आ गए, गुड इनफ. एग्जाम्पल नंबर 2, कोई मुझे क्वेश्चन रीड करके बताओ. 90 रीड कर. ए कौन सा, अल्फा अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ कैपिटल वी छोटा प्लस बीटा अपॉन एक्स का स्क्वायर. इसमें से क्या चीज ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई है कि इसको ये बोलते हैं, तो एफ है फोर्स. क्या किसी को उसका डायमेंशन पता है पहले से, हाँ मतलब डायमेंशन उन्होंने दे दिया. अच्छा, एल टी एल एम टी माइनस टी माइनस 2 होता है, क्योंकि के जी, इधर ध्यान दो, फोर्स का अपने पास होता है के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, वो मास इंटू एक्सेलरेशन से निकाला था अपन ने, बराबर. तो के जी का m, मीटर का l और टाइम का स्क्वायर, ऐसा नीचे. समझे आप इतना पहले. तो ये फोर्स उन्होंने दिया है क्या, पर एक्सपेक्ट मत करना एग्जाम में कि वो देंगे, ऐसा बोलना चाहता हूँ मैं. समझे क्या. हाँ, और क्या क्या दिया हुआ है, v तो वेलोसिटी है कि नहीं है, तो वेलोसिटी है, और वेलोसिटी का डायमेंशन भी अगर मैं फिर से लिखना चाहूँ तो एल टी माइनस 1 होता है. और बताओ, t टाइम है, यानी कि उसका डायमेंशन t है. x क्या है, डिस्टेंस, यानी उसका डायमेंशन, वेरी गुड. इतना हो गया. पूछा क्या है, आई थिंक अल्फा और बीटा पूछा होगा. फाइंड डायमेंशन ऑफ अल्फा और बीटा, अलग अलग चाहिए ना उसको, तो 2 सवाल. लेट्स ट्राई करें. अभी कहाँ पे है अल्फा, इधर है अल्फा और उधर है बीटा, दोनों साथ में तो नहीं निकालेंगे. क्या हम लोग सिर्फ इधर पहला टर्म को और ये पहले टर्म को साथ में ले लें, इसका पूरे का डायमेंशन और इसका पूरे का डायमेंशन सेम होना चाहिए. तो अल्फा अपॉन टी स्क्वायर का डायमेंशन शुड बी सेम एज एफ अपॉन वी का डायमेंशन, बराबर है. आपको समझ में आ रहा है ना मैं कब बना रहा हूँ और कब मैं नहीं बना रहा हूँ, बराबर ना. ठीक, स्टार्ट करते हैं. अल्फा रहने दिया, टी का स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी. फोर्स का था एल एम टी माइनस 2 और वेलोसिटी का एल टी माइनस 1. ये पूरा उधर ऊपर लेके जाऊं, बताओ आगे. ये एल और ये एल, एल स्क्वायर, ये अकेला एम, ये -2 और ये -1, ये आ गया इसका, बराबर है इतना. हाँ, मैं सोचा कि स्टेप बाय स्टेप जाता हूँ अभी. तो सही बात है, वो भी सही बोल रही है. ये पूरा उधर लेके जाऊँ तो ऐसा लिखूंगा, ठीक है चलेगा डेफिनेटली. ये -3 और ये 2, मतलब ये एल स्क्वायर रहने दूँ, ये m रहने देता हूँ, और इधर क्या लिखूँ, माइनस. समझ में आता है आपको ये, दिस इज माई आंसर. बीटा मैं चाहता हूँ आप ट्राई करें, बट बीटा निकालोगे कैसे, इसका और इसका इक्वेट कर दोगे और बीटा निकालने का ट्राई करोगे. चलो करो ट्राई. हाँ तो सेम ही आएगा ना, क्यों नहीं आएगा. अरे इसका तीनों का सेम है. हाँ चलेगा. अभी अगर एग्जाम में सीधा बीटा पूछा तो तू क्या करेगा, अगर एग्जाम में सीधा बीटा ही पूछ लिया तो तेरे मेथड में तुझे अल्फा निकालना कंपलसरी हो गया ना, इसलिए मैं ये प्रिफर किया मैंने, और कोई रीज़न नहीं है. समझा क्या क्या हो गया डिस्कशन ये अभी, है ना. नहीं भी समझा तो ये कोई बड़ी बात नहीं है. अपने को तो जो अभी जो मैंने बताया उतना समझ में आना चाहिए. इसका और इसका इक्वेट कर दो और बीटा आप ट्राई करेंगे फाइंड करने का, ठीक है. चलो
चल, तो बीटा काफी लोग को आ गया है, अगर चाहिए तो मैं कर दूं, किसी को चाहिए कि मैं कर दूं? बीटा नहीं करूं ना? एक्सरसाइज 3 एग्जाम्पल नंबर 3 पे जा सकते हैं सब लोग। एग्जाम्पल नंबर 3। कर लो, पहले आराम से कर लो। should be a kind of pressure, should be a kind of volume, something like बता, मैं ही समझाऊंगा फिर तो। हाँ, ये जो बोल रहा है वो सुन सकता है, तो चाहिए तो। चलो मैं समझा लेता हूँ थर्ड वाला भी। इक्वेशन लिखा है कुछ तो ऐसा, बोलूं मैं? P फिर क्या है? माइनस ए अपॉन v का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, नया ब्रैकेट, v माइनस बी ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू nRT। देयर यू गो। ये क्वेश्चन है बराबर अपना, पूछा मोस्टली तो ए और बी का ही पूछा होगा, बराबर ना? इसमें P क्या है? प्रेशर। प्रेशर का डायमेंशंस, प्रेशर का डायमेंशंस शीट में रहा होगा, पहली बात तो ये। फिर भी अगर चलो अभी पता लगाना है तो फोर्स अपॉन एरिया है प्रेशर का फॉर्मूला, पता है अपने को ये चीज? प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया होता है। प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया विच इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर का फॉर्मूला था कभी बाई चांस 9th या 10th में? कभी आईसीआईसी में तो रहा ही होगा, बाकी में नहीं मिलेगा शायद ज़्यादा। प्रेशर का डेफिनेशन है फोर्स अपॉन एरिया, और उसको हम लोग हमारे फिजिक्स में फ्लूइड्स करके चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे। फ्लूइड्स करके चैप्टर आएगा उसमें पढ़ेंगे। फोर्सेस, फोर्स का हो गया न्यूटन और इधर हो जाएगा मीटर स्क्वायर, तो इसके बेसिस पे डायमेंशन निकाल सकते हैं अपन। न्यूटन का कितना है? LMT माइनस 2, और नीचे एरिया का कितना? मीटर स्क्वायर मतलब L2, तो क्या आ जाएगा ये? L माइनस 1 MT माइनस 2। तो ये प्रेशर का हो गया। मुझे भी नहीं याद है डायरेक्ट, पर आपके सामने निकाला मैंने। न्यूटन का मुझे याद है लेकिन, क्योंकि मेरे को पता है बहुत काम आने वाला है। तो LMT माइनस 2 तो ऐसा वो बाय हार्ट हो गया है यूज़ कर करके, ये नहीं याद है मेरे को। हाँ, बट प्रोसेस में कर लूँगा जल्दी जल्दी, ऐसा मैं भी आपसे यही एक्सपेक्ट करूँगा। अभी प्रेशर के बाद ये V क्या दिया उन्होंने? वॉल्यूम दिया। वॉल्यूम का कितना होता है डायमेंशंस? लेंथ का होता है L, एरिया का L स्क्वायर, तो वॉल्यूम का L क्यूब होता है, बराबर? मीटर क्यूब का ऐसा यूनिट इसका, ठीक है। N मतलब उन्होंने क्या दिया है? नंबर ऑफ मोल्स दिया है उन्होंने कहीं पे? नंबर ऑफ मोल्स नहीं लिखा गया उन्होंने? हाँ दिया ना, फॉर n मोल्स ऑफ गैस। देखो पहले लाइन में ही लिखा है फॉर n मोल्स ऑफ गैस, इनडायरेक्टली बताया। नंबर ऑफ मोल्स जो अपना रहता है उसका कोई भी डायमेंशन नहीं रहता, मतलब मोल ऐसा लिख सकते हो मोल में, वैसे तो मोल ही रहता है। ओके, फिर क्या है उनके पास? आर के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया ना? आर के बारे में मैं बताऊंगा। आर को बोलते हैं हम लोग आइडियल गैस कांस्टेंट। ये जो फॉर्मूला है ना P, ये NRT वाला, ये फॉर्मूला आपको पहले केमिस्ट्री में दिखेगा और फिर कुछ चैप्टर्स के बाद फिजिक्स में दिखेगा, थर्मोडायनेमिक्स हीट करके चैप्टर है उसमें। ओके, तो अभी तो मेरी तरफ से मान के ही चलोगे ना आइडियल गैस कांस्टेंट। ऑल दो मैंने जो आपको शीट दी हुई है लास्ट क्लास में, उसमें आपको उसमें ये भी मिलेगा आपको, बराबर? उसके अंदर इसका यूनिट है जूल पर मोल पर केल्विन, ये उसका ऐसा यूनिट है। तो उसका डायमेंशन भी हम निकाल सकते हैं। कितना होगा डायमेंशन इसका? जूल का कितना होता है? जूल न्यूटन मीटर के बराबर होता है। जूल न्यूटन मीटर के बराबर, मतलब दिस कैन बी रिटन एज न्यूटन मीटर पर मोल केल्विन। तो अब आप इसका पूरे का निकाल सकते हो ना। न्यूटन का कितना हो जाएगा? L MT माइनस 2, मीटर का L अपॉन
ये मोल का MOL और केल्विन का बस K। मोस्टली तो मोल नहीं लिखते हैं, मोल का इतना टेंशन कोई नहीं लेता। जूल का L2M। हाँ मैंने L लिया ना अलग, मैंने इसको न्यूटन मीटर लिखा था ना, इसीलिए सबको न्यूटन के टर्म्स में मैं चाहता हूँ हम सब करें। ऐसे तो जूल का अभी सॉल्व कर करके जूल का भी याद हो जाएगा, तो वो ऐसा लिख सकता है कोई। एनीवे इसको सिंप्लीफाइड क्या रहेगा, L2M1T-2 K-1 और मोल भी -1 होता है, बट फिलहाल मैं मोल का इतना टेंशन नहीं ले रहा। उन्होंने क्या सॉल्व एग्जाम्पल में मोल का रखा है, लास्ट तक लेके गए हैं वो लोग नहीं ना, तो मोल का अपन भी इतना टेंशन नहीं लेंगे। ओके, मैं मोल को फिलहाल इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि वो ज़्यादा यूज़ होगा ही नहीं। हम लोग को 5 ही ज़्यादातर यूज़ होता है। कौन से 5 है, LMT, केल्विन का K- और एम्पियर का A, ये यूज़ होते हैं। तो ये आपका आर्क भी आ गया। T क्या है, टेम्परेचर, इसका डायमेंशन कितना है, सिर्फ K। आई थिंक सब हो गया इसके अंदर। फाइनली क्वेश्चन क्या है, फाइंड डायमेंशंस ऑफ A एंड B। अब स्टार्ट करते हैं सॉल्विंग। डायमेंशन एनालिसिस तो अब लगाएंगे, डायमेंशन एनालिसिस तो अब लगाएंगे। ये तो क्या था, हर एक चीज़ का डायमेंशन क्या हमें पता है कि नहीं पता है, बराबर। चलो तो क्या निकालना पहले इजी रहेगा, A या B? इसमें किसका किसका सेम होना चाहिए आपके हिसाब से, एनीवन? क्या ये दोनों के बीच में माइनस है, मतलब इसका और इसका सेम होना चाहिए। इसके बीच में माइनस है, इसका मतलब इसका और इसका भी सेम होना चाहिए। NRT, इसका पूरे का इसके पूरे के साथ सेम होना चाहिए, बराबर है। अच्छा, अब मैं समझा वो मोल वगैरह वो लोग ने कुछ क्यों नहीं दिया है, क्योंकि शायद वो RHS की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। देयर इज़ अ गुड चांस कि RHS की ज़रूरत ही ना पड़े आपको ये सम में, बराबर। चलो मैं बताता हूँ कैसे। हाँ, पहले दोनों में से कौन सा इजी पड़ेगा निकालना, A के B? B निकालना सबसे आसान है क्योंकि ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब B का और V का दोनों का, तो यानी कि आंसर B का ही है। लिखने की ज़रूरत है मुझे, ये लिख सकते हो खुद से, वेरी गुड। A का कैसे निकालोगे, प्रेशर का और A का डायमेंशन दोनों सेम नहीं होगा। हाँ, P का और A/V² का सेम होगा, तो P का और A/V² का सेम होगा। सो देयरफॉर V² ऊपर ले लो तो ऐसा हो जाएगा, तो क्या बचेगा, A। देयर यू गो। सो देयरफॉर A का डायमेंशन क्या होगा, P का लिख लोगे, V का स्क्वायर करके लिख लोगे, सॉल्व हो जाएगा। कर लो कर लो। ऑल राइट, करूँ मैं सॉल्व, क्या आ गया, प्रेशर का L-1 है, वॉल्यूम का L³ है, बट उसका स्क्वायर भी करना है। सो L-1 MT-2, और ये L⁻³ का स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर मत कर देना, 3 × 2 तो L6, ये 6 और ये -1, ये M अकेला, ये T-2। क्या सही लग रहा है इतना? A तो आ गया। B तो लिखा ही नहीं अपन ने, B का किसके बराबर होगा, वॉल्यूम के बराबर ही, तो यानी कि L3। तो ये भी हो गया आपका और A भी हो गया। फेयर, सही है इतना। चलो, बिफोर वी गो टू नेक्स्ट सॉल्व एग्जाम्पल, पहले उसके रिलेटेड थोड़ी सी थ्योरी बतानी है। ऐसे भी कुछ प्लेसेस होते हैं इक्वेशन में जो आप पहले से ही देख के बता सकते हो कि इसका तो कोई डायमेंशन हो ही नहीं सकता। ऐसे भी कुछ प्लेस, इक्वेशंस तो बहुत तरीके के होते हैं। जिसने बेसिक मैथ्स का थोड़ा बहुत ब्रिज कोर्स अटेंड किया है, मैंने फंक्शंस बताए हुए हैं ना, एल्जेब्रिक फंक्शंस, ट्रिगो फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉग फंक्शन, इनवर्स फंक्शंस। तो इक्वेशन बहुत तरीके के होते हैं। ओके, कुछ कुछ एरियाज हैं उसके अंदर जो आप देख के बता सकते हो इसका मिला के डायमेंशन हो ही नहीं सकता है कभी, वो मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, डायमेंशनलेस एक्सप्रेशन। चलो, इसके अंदर पहले हम ले लेते हैं ट्रिगो।
ट्रिगो फंक्शंस, ट्रिगो साइन ए प्लस बी सी प्लस सी बाई डी, ठीक है इतना। साइन के अंदर है, ये जो भी है ये अंदर है। साइन के अंदर जो चीज होती है उसको एंगल बोलते हैं, एंगल ही बोलते हैं ना अंदर। साइन 30 डिग्री 45 डिग्री ऐसे होता है ना। और भी अलग अलग चैप्टर्स में इसके अलग अलग नाम होंगे, जैसे एक चैप्टर में इसको फेज भी बोलते हैं, अंदर के फेज एंगल भी बोलते हैं अंदर के। अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, एंगल है ये अपना। अभी एंगल इज अ टाइप ऑफ सप्लीमेंट्री क्वांटिटी जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता। मतलब मुझे पहले से पता है कि सर इसका कोई डायमेंशन, इन दोनों का मिला के कोई डायमेंशन, इन दोनों का डिवाइड करके कोई डायमेंशन नहीं है। पर क्या सर डज दैट मीन कि बी का कोई डायमेंशन नहीं है? नहीं, उस चीज की गारंटी मत ले लेना, क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि बी का यूनिट और सी का यूनिट रेसिप्रोकल में हो, तो वो दोनों आपस में कैंसिल होकर आ गया ना। डायमेंशनलेस होना जरूरी है पूरा मिला के, समझा? मतलब इसका इस पूरे का मिला के, इस पूरे का मिला के नो डायमेंशन, समझे? क्या इसका मतलब ये है कि सी का कोई डायमेंशन नहीं होगा? कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि सी और डी का दोनों का डायमेंशन सेम हो, तो कैंसिल हो सकता है। ये बात समझ में आई आपको? तो ये कुछ एरिया है जो आप बोल सकते हो कि डायमेंशन लेस तो है बट सॉल्विंग रिक्वायर हो सकती है। एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल, जैसे कि ये देखो, अगर y इज इक्वल टू साइन वगैरह कुछ है, ठीक है, ऐसे इक्वेशन होगा। वैसे y इज इक्वल टू 10 रेज टू a प्लस बी सी, 10 रेज टू a प्लस बी सी। ऐसा पावर में कुछ होता है ना, इक्वेशन अगर पावर में किसी के 10 रेज टू 2 रेज टू पाई रेज टू ई रेज टू, ई क्या है सर? जैसे पाई का वैल्यू कितना है? एक कांस्टेंट है ना पाई, वैसे ही ई करके एक कांस्टेंट होता है, कुछ लोग को मैंने बताया हुआ है ना, 2.713 ऐसा कांस्टेंट होता है। मैथ्स में पाई अचानक से पॉपअप हो जाता है, एरिया ऑफ अ सर्कल पाई आर स्क्वायर। कहाँ से आया पाई? आया मैथ्स में। टुडे इज नॉट द डे वी विल डिस्कस दैट, ओके। वैसे ही कहीं ना कहीं पे ई पॉपअप होता है मैथ्स में, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंशियल। एनीवे, फिलहाल इस पावर को एक्सपोनेंट बोलते हैं हम लोग। तो ये पूरा भी मिला के क्या होगा? डायमेंशन। मतलब ए का कोई डायमेंशन, बी और सी का मिला के कोई डायमेंशन नहीं होगा। तो ये एक और एरिया है जो मैं बता रहा हूं आपको कि इसको भी देख के आप बता सकते हो इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। सो वी हैव ट्रिगो, वी हैव एक्सपोनेंशियल, वी हैव समथिंग कॉल्ड एज लॉग। लॉग करके मैथ्स का एक प्रॉपर्टी है, जैसे कि इक्वेशन y इज इक्वल टू लॉग ऑफ a प्लस बी सी, ठीक है। आप लोग को लॉग नहीं आता है पूरा, डोंट वरी। आई थिंक मैथ्स में जो लेक्चर है उसमें लॉग ही पढ़ाया है, थोड़ा थोड़ा चलेगा, ठीक है। और आपका जो मैथ्स है उसमें अभी तक एक कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया है ना थोड़ा थोड़ा सर ने, कि लॉग वगैरह नहीं पढ़ाया ना अभी तक। पढ़ाया जाएगा, सब कुछ पढ़ाया जाएगा, लास्ट में आते आते हो जाएगा। एनीवे, लॉग करके एक मैथ्स का आइडेंटिटी है, बराबर। इसमें भी आप बोल सकते हो कि इसके अंदर का कोई डायमेंशन नहीं होता, यानी कि ए का कोई डायमेंशन नहीं है, बी और सी का मिला के कोई डायमेंशन नहीं होगा। बात समझ में आ रही है आपको? कुछ कुछ एरिया ऐसे हैं जो आप बता सकते हो कि ऐसा है, ठीक है। अब इस नॉलेज के बेसिस पे अगला सॉल्व एग्जांपल ट्राई करते हैं। तो अगला सॉल्व एग्जांपल नंबर कौन सा है? ओके, लेट्स गो देयर। पढ़ के रखो सब लोग अपने अपने लेवल पे, पहले क्वेश्चन रीड करके रखो बस। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4, नहीं इट्स ओके, उल्टा बराबर चलेगा। अल्फा इज इक्वल टू एफ अपॉन वी स्क्वायर साइन बीटा टी। अल्फा इज इक्वल टू क्या? बीटा टी। इसके अंदर सबको फोर्स पता है, v बता लो वेलोसिटी है क्या वॉल्यूम है? वेलोसिटी। अभी आपको पता चल गया ना, v कभी कभी वेलोसिटी भी होता है और v वॉल्यूम भी होता है, तो वो पता लगा लेने का, क्वेश्चन विल गिव यू।
पर मोस्टली फोर्सेस के साथ तो वेलोसिटी अच्छा लगता है, प्रेशर के साथ वॉल्यूम अच्छा लगता है। सही है, ओके। बीटा और अल्फा के बारे में पूछा होगा उन्होंने, छोटा टी तो टाइम ही होगा, तो अब वो फिर वो टाइम पास नहीं कर रहा मैं इधर, चलेगा ना? फोर्स का याद हो गया किसी को? बोलो। करेक्ट, -2 फोर्स का LM T-2। किसी को वेलोसिटी का याद हो गया? LT-1। किसी को सिर्फ T का याद हो गया? T होता, बराबर हो जाएगा सबको टाइम के साथ। क्या पूछा? फाइंड अल्फा एंड बीटा, राइट? फाइंड अल्फा एंड बीटा। कभी कभी ये लोग स्मार्ट बनते हैं और सीधा कुछ अल्फा बीटा पूछ लेते हैं एक साथ, या अल्फा बाय बीटा पूछ लेते, ऐसा कुछ भी पूछ लेते हैं, बाद में बात करेंगे उस पर। पहले इन दोनों की बात कर लेते हैं। पहले कौन सा इजीली निकलेगा? बीटा। देखो जिसको जो जो मैं निकाल सकता है, पर मेरे नज़र में शायद बीटा जल्दी निकले, क्योंकि ये अंदर की चीज़ें हैं, डायमेंशनलेस होनी चाहिए। तो बीटा और टी का रेसिप्रोकल होगा। बीटा इंटू टी का कोई डायमेंशन नहीं होना चाहिए। समझा? सही बोल रहा हूँ? सही बात है ना? सुन रहे हो? इन दोनों का मिला के कोई डायमेंशन नहीं होगा, तो मतलब बीटा का टी से रेसिप्रोकल होगा। डज दैट मेक सेंस? टाइम का क्या होगा? टी। टी ऊपर जाएगा तो T-1। तो ये किसका डायमेंशन हो गया? बीटा। तो इजीली निकल गया मेरे हिसाब से। तो अल्फा का कैसे निकालोगे? अल्फा इक्वल्स टू फोर्स अपॉन v स्क्वायर। यस, ये पूरे का कोई डायमेंशन, यानी कि इसका और इस पूरे का डायमेंशन, यानी कि अल्फा का डायमेंशन शुड बी सेम एज फोर्स अपॉन वेलोसिटी स्क्वायर। क्या ये तुम खुद से कर पाओगे? यस सर। कर लो। ठीक है। चलो, ये मैं करूँ सॉल्व? क्या आ जाएगा सबको? आ गया ना सबको? मेरे को बस वो आंसर बता दो। m L-1 m1 t0 बराबर है ये? चल बड़ी। नेक्स्ट सॉल्व एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 5, राइट? 5। एक्सेलेंट। एग्जाम्पल नंबर 5 में क्वेश्चन तुम बताओगे ना पहले? क्वेश्चन क्या है? सॉरी अल्फा इज इक्वल टू एफ इंटू वी का स्क्वायर अपॉन ओहो लॉग टू द बेस ई 2 पाई बीटा अपॉन v स्क्वायर। करेक्ट। तो अल्फा और बीटा ही पूछा होगा, ठीक है? कौन सा निकालना आसान है पहले? बीटा। इधर का अंदर से ना, तो हमें पता है कि 2 पाई बीटा अपॉन वी स्क्वायर शुड हैव नो डायमेंशन, करेक्ट? बराबर ना? 2 पाई का तो वैसे भी कोई डायमेंशन नहीं होना चाहिए, यानी कि बीटा का डायमेंशन शुड बी सेम एज वी स्क्वायर। ये स्टेप समझा सबको? अब हो जाएगा बीटा भी। वेलोसिटी कितना होता है? LT-1 उसका स्क्वायर, L2T। तो बीटा आ गया। अल्फा कैसे निकालोगे? अल्फा का डायमेंशन किसके बराबर होगा? एफ वी स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर, बराबर है। कैसे निकालोगे अल्फा का? एफ का पुट करोगे, वी स्क्वायर का पुट करोगे। ओह, देयर इज अ ट्रिक, देयर इज अ ट्रिक। देखो देखो, सुनो हाँ सही बोल रहा है। पहले मेरी बात सुन लो। एफ का तो पुट कर सकते हो, वी स्क्वायर का पुट कर सकते हो, बीटा स्क्वायर का पुट कर सकते हो, तो ऐसे तो आएगा ना आंसर। पर शायद एक स्टेप आप अपना बचा सकते हो। क्या वी स्क्वायर और बीटा दोनों? तो क्या एक वी स्क्वायर और एक बीटा हटा दूं? हटा सकता हूं, बस एफ अपॉन बीटा सॉल्व कर लो, हो गया। समझा धनविन? गुड।
प्लीज फिनिश दिस। चले अगले वाले पे। ये हटाते हैं। ये हटा दो ना। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? रॉडिन पढ़ जोर से। Whether this equation may be correct or not. Pressure P R is equal to एक मिनट, प्रेशर P इज इक्वल टू 3FV square. B 3FV square 3FV स्क्वायर upon अपॉन pi square पाई स्क्वायर P square T T square T स्क्वायर X. X Where वेयर। P is equal to pressure. ठीक है, प्रेशर तो पता ही है, डायमेंशन राइट। प्रेशर आपको मिल जाएगा L-1 MT-2 राइट। हाँ नेक्स्ट, F is equal to force. V फोर्स का भी हमें पता ही है ना, वो चलो बाद में लिख लेंगे, बहुत हो गया। V is equal to velocity. करेक्ट है। छोटा टी और एक्स, ठीक है। 3 और पाई स्क्वायर का कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिकॉज वो कॉन्स्टेंट्स है। एक इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं उसके लिए आपको पहले LHS RHS निकालना पड़ेगा। तो LHS तो हो गया ना, ये LHS है। RHS में 3FV स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर T स्क्वायर एक्स का डायमेंशन आपको चाहिए। तो इसमें 3 और पाई स्क्वायर का तो कुछ नहीं करे ना। फोर्स का क्या लिखूं? LMT-2। वेलोसिटी का स्क्वायर इज L2T-2। जल्दी तो नहीं हो रहा है, बराबर लग रहा है। अरे फोर्स इज LMT-2 और वेलोसिटी है ये, वेलोसिटी इज LT-1 तो स्क्वायर किया ना उसको। सही है, स्पीड जल्दी तो नहीं बता रहा हूँ मैं, ये हो गया ना बराबर। नीचे पाई स्क्वायर का कुछ नहीं करना, T स्क्वायर इज T स्क्वायर और सिंगल एक्स इज L, तो L और L कैंसिल हो गया। L2 आ रहा है मुझे, M आ रहा है मुझे। T-2 इज -4 और ये जो 2 है ये ऊपर भी जाके ये भी -2 होता है। तो वेरी गुड, तो मुझे LHS और RHS सेम नहीं आ रहा है। LHS का डायमेंशन इज नॉट इक्वल टू RHS का डायमेंशन, इसीलिए इक्वेशन इज डायमेंशनली रॉन्ग या इनकरेक्ट। एग्जाम्पल नंबर 7 पढ़, नमन पढ़, अमन पढ़। A boomerang has mass. मैं लिखने का ये टाइम दूंगा, पहले जब मैं वो समझा रहा तो वो सब लोग वही समझेंगे। पहले आप अपने लेवल पे भी रीड करके रखो। 7 हाँ, अ बूमरैंग। A boomerang has mass m. एक मिनट, Surface area. मास कौन सा? स्मॉल m दिया है, A. ठीक है। Surface area A. अच्छा, तो Capital A. एरिया A, Radius of curvature of low surface is r. रेडियस R, And it is moving with a velocity v in the air of वेलोसिटी V, density E. डेंसिटी रो बोलते हैं उसको, ओके। Rho. The resistive force on it should be. रेजिस्टिव फोर्स एक फोर्स ही हुआ ना, तो उसको फोर्स F, इन चार में से कौन सा फॉर्मूला सही हो सकता है, ऐसा पूछा गया, बराबर। तो आप एट दिस पॉइंट द मेथड दैट यू हैव टू ट्राई इज ट्रायल एंड एरर। मतलब क्या कि A ऑप्शन चेक करो सही है कि नहीं, B ऑप्शन चेक करो सही है कि नहीं, ठीक है। तो मुझे पहले आप A ऑप्शन का इक्वेशन बताओ। F इज इक्वल टू 2 rho v a रो V A upon r square अपॉन R स्क्वायर, log लॉग ऊपर है, r लॉग ब्रैकेट के अंदर rho m रो M upon pi a r. पाई A इंटू आर, बराबर ये दिया है।
बी ऑप्शन। 2 rho v square a upon r अपॉन आर log rho a pi upon pi m. बराबर। हाँ, सी ऑप्शन। 2 rho v square a 2 रो वी स्क्वायर ए अपॉन, upon नहीं है कुछ। अच्छा हाँ, log rho a r upon r pi m पाई m. एम। लास्ट ऑप्शन। 2 rho v square a upon r 2 square रो वी स्क्वायर ए अपॉन r square आर स्क्वायर log pi a r upon sorry A रो ए आर rho upon pi m. सही है ये। चलो ट्रायल एरर पे ध्यान देते हैं। बिल्कुल ब्लाइंडली ऐसा नहीं कि हर एक सेट करना है, नहीं, फिगर आउट करने का ट्राई करते हैं कहाँ पे क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। बराबर। ये क्लास समय आज के लिए करेंगे, फिर मैं थोड़ा टीचिंग ही करूँगा बस, फिर छोड़ देंगे अपन। ओके, बस इस सम पे पूरा ध्यान दो, अभी मेरे साथ कॉन्सेंट्रेट करो। रो वी ए आर स्क्वायर, रो वी स्क्वायर ए बाय आर, ये रो है ना, सिर्फ रो वी स्क्वायर ए और रो वी स्क्वायर ए बाय आर स्क्वायर, क्या सबका ये सेम है कि अलग अलग है? सबका ये अलग अलग है ना। फर्स्ट वाले में फर्स्ट और देखो ये 2 का कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने, 2 का कोई काम भी नहीं है ना, v square कोई सेम, बस फर्स्ट टाइम यूज कर। कोई सेम नहीं है। सही है इतना? हाँ। चलो ठीक है। इसमें कुछ कहीं पे भी सेम सेम है, इसमें भी कुछ नहीं खास लग नहीं रहा। क्लियर है? चलो, तो पहले क्या हमें पता है कि ये लॉग के अंदर का चीज़ क्या होना चाहिए? डायमेंशन डायमेंशनलेस है कि होना चाहिए। और फिर क्या नेक्स्ट चीज़ चेक करनी है कि इक्वेशन में कि इसके बाहर की चीज़ और ये चीज़ दोनों सेम होनी चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन मीट हुआ तो ही उस इक्वेशन को आप सही बोलोगे। बराबर ना। चलो ए ऑप्शन के पास चलते हैं। पहले ये साइड का हटा दूं क्या? ये का फर्स्ट साइड, सिर्फ फिफ्थ वाला हटाओ ना, 6 लिखना बाकी है राइट आपका? हाँ, कुछ लोग का हो गया। चलो, तो पहले लॉग के अंदर का चीज चेक करूं या पहले ये चेक करूं कि ये फोर्स है कि नहीं? आपकी मर्जी, सब कर सकते हैं। ये करूं पहले? चलो, तो अंदर की चीज में क्या लें? खाली रो एम अपॉन खाली ए आर लें। सही लग रहा है ये? पाई नहीं लिया ना सर आपने, क्यों नहीं लिया? बराबर है। मैं जहां पे अभी से इसको देख पा रहा हूं ना, मैं आपको ओरली बोल सकता हूं ये तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम होता है, और ये एम क्या है? मास। दोनों मास ऊपर है, तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे को कैंसल नहीं कर पाएगा। तो कैंसिल होना चाहिए, कैंसिल होना चाहिए तो ही आप कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते आप। बराबर बोल रहा हूं मैं अगर लिखने जाऊं ना, इसका एम रह जाएगा। इफ आई सॉल्व दिस, डेंसिटी का मास अपॉन वॉल्यूम, और मास का भी मास ऊपर है, अरे ऊपर नीचे होगा तो कैंसिल होगा ना। तो पहला ऑप्शन इज रॉन्ग। नहीं समझे तुम लोग मेरी बात? सब समझ गए क्या? तो फिर करो सॉल्व। डेंसिटी इज, हाँ तो मैं तो करो सॉल्व। ऐसा नहीं समझा अगर तो सॉल्व करके लाएंगे, और फिर मैं वापस रिपीट करूंगा ट्रिक क्या थी। डेंसिटी का मास अपॉन वॉल्यूम, तो यानी कि ml-3, क्या ये मिल जाएगा आपको कहीं ना कहीं शीट में? ये m का भी मास होता है, एरिया का L2 होता है, और रेडियस का सिर्फ L होता है। बराबर इतना। L2 और 1 3, L2 और 1 3, तो L क्यूब आ गया। ये L क्यूब और ये -3 कैंसिल तो नहीं होगा, ये ऊपर जाएगा तो L-6, और ये दोनों M तो डायमेंशनलेस थोड़ी आया, तो मतलब ये गलत है। हमें तो डायमेंशनलेस चाहिए था ना अंदर का, तो नहीं आया ना। ये कब आएगा डायमेंशनलेस? सर जब आपका ये मास और मास आजू बाजू होगा तो नहीं आएगा, ऊपर नीचे होगा तो आएगा। इसलिए मैं ओरली बोल पा रहा था पहले कि मास तो नहीं हो रहा ना कैंसल, इसलिए मैंने बोला कि ये नहीं होगा। तो ऐसा कितने ऑप्शन जिसमें रो और एम ऊपर नीचे हैं?
ठीक है, करेंगे। मेरे को लगा एक आर कोई और एलिमिनेट हो जाएगा तो अच्छी बात है ना, पर नहीं हुआ एलिमिनेट, तो अभी सेकंड पे चलते हैं। ठीक है, इस बार इसका रो और एम देखते हो तो मास मास तो कैंसिल हो रहा है, लेकिन एरिया में सिर्फ 2L आता है और नीचे वॉल्यूम में 3L, तो कैंसिल नहीं होगा। चलेगा। ये ओरली किया तो हाँ, इसका बारे में बताओ। इसमें हो रहा है, इसमें मास मास कैंसिल, वॉल्यूम का L3, एरिया का L2 और रेडियस का L कैंसिल हो रहा है। तो क्या यही आंसर सही है, इसकी गारंटी है? डी भी चेक करना पड़ेगा। डी में भी हो रहा है, मतलब इन दोनों में से कोई एक आंसर है। नाउ वी विल गो टू के इनमें से कौन फोर्स के बराबर है। अगर आप ये चेक करते हो और आ गया तो ये सही है, अगर ये चेक करते हो और गलत आ गया तो मतलब ये सही है। आ रहा है ट्रायल एरर का मतलब, समझ रहे हो आप? ये होता है प्रोसेस। तो मतलब फर्स्ट वाला तो पक्का नहीं है बिकॉज इसमें मास कैंसिल नहीं हो रहा। इसका ये क्यों पक्का नहीं है? बी ऑप्शन क्या है वो? बी रो ए अपॉन पाई का कोई मतलब नहीं ना, सिर्फ एम। डेंसिटी में क्या आएगा? मास अपॉन वॉल्यूम। एरिया में आएगा L², एम में आएगा m। तो देखो mm कैंसिल बट L कैंसिल नहीं हुआ, -1 रह गया ना, इसीलिए बी ऑप्शन भी गलत है। अच्छा, क्या आप चेक करोगे रो V² A का डायमेंशन फोर्स के बराबर आ रहा है कि नहीं? चेक कर पाओगे आप खुद से? रो V² इंटू A का जो अभी तक कर रहे थे ना वैसे ही करना है। डेंसिटी का, वेलोसिटी का स्क्वायर, एरिया, इसका डायमेंशन निकालो। अगर ये डायमेंशन फोर्स के डायमेंशन के बराबर आ गया तो मतलब ये ऑप्शन सही है, और अगर नहीं आया तो ये ऑप्शन सही है। खत्म। लेट्स ट्राई। फिर मैं लिखता हूँ, अगर तुम्हारा एक बार ट्राई करके हो जाए तो ठीक है। हाँ, रो तो डेंसिटी है भाई, मास बाय वॉल्यूम। करूँ मैं? सी वाले ऑप्शन में ये चेक करना था कि रो V² A का डायमेंशन फोर्स के बराबर आ रहा है कि नहीं, ये बोला था ना मैंने। कर लेते हैं। यस, डेंसिटी का क्या लिखा आपने? m अपॉन L3। वेलोसिटी का स्क्वायर मतलब L2t -2, एरिया का L2। सही है इतना? चलो, ये 3, ये 2, ये 2, 2 और 2 4, 4 और नीचे का 3 1, m तो अकेला ही है और t -2। क्या यही फोर्स का भी है? यस, तो मतलब सी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। लॉज ऑफ मोशन करके चैप्टर है, वो आपको पता है जेट स्प्रे होता है, पानी, वो पानी जिस फोर्स से निकलता है उतना ही फोर्स पकड़ने वाले को पीछे की तरफ लगता है। वो फोर्स का फॉर्मूला है रो ए V²। ये वाला है, ये फॉर्मूला है उसका। वेयर रो इज द डेंसिटी ऑफ द वाटर, V इज वेलोसिटी ऑफ द पानी जो निकल रहा है बाहर, और A इज एरिया ऑफ दैट पाइप क्रॉस सेक्शन। मोस्टली ये फोर्स नेग्लिजिबल होता है कि कोई भी हैंडल कर लेता है, लेकिन आपने कभी वो देखा क्राउड कंट्रोल करने के लिए बहुत ऐसा फायर ब्रिगेड वालों को भी बुलाते हैं। क्राउड कंट्रोल करने के लिए एक तो लाठी चार्ज होता है, उसके अलावा फायर ब्रिगेड को भी हेल्प ली जा सकती है। हाँ, वो बहुत फास्ट बीम से रेजिस्टेंस दे पाते हैं, एज अ बैरिकेड जैसा एक्ट करते हैं। सुना नहीं होगा लेकिन ज़्यादा ऐसा ना, पर ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा डेवलप्ड कंट्रीज़ में होता है, अपना थोड़ा ऐसा नहीं। अपने यहाँ पे डंडा वंडा ठीक है, चलेगा। चलो ठीक है, तो और कोई सम नहीं करेंगे। एप्लीकेशन नंबर 2 पे चल सकते हैं। ये एप्लीकेशन नंबर 1 था। हमारे पास टोटल 3 एप्लीकेशन, ये 3 कर लेंगे ना तो हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाला पार्ट हो जाएगा। सॉरी, हाँ, यूनिट्स मेजरमेंट डायमेंशन वाला पार्ट हो जाएगा पूरा। एक एरर्स करके वो रह जाएगा, वो प्रॉब्ली शायद चैप्टर के लास्ट में कहीं पे। मैंने जो आपको मॉड्यूल का वो भेजा है ना प्रिंट, उसी के अंदर बेसिक मैथ्स भी है। तो एक बार ये हो जाएगा तो विल स्टार्ट विद द बेसिक मैथ्स। कुछ लोगों ने अटेंड किया हुआ है, ठीक। एप्लीकेशन कंटिन्यू। पहला एप्लीकेशन का नाम क्या था? टू चेक डायमेंशनल कंसिस्टेंसी। कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, वो आप ये एप्लीकेशन से कर सकते थे। दूसरा,
derive relation between various physical quantities. Derive relation between various physical quantities मतलब आपको ऐसा बता दिया जाएगा कि जो A है ना वो B, C और D पे डिपेंड करता है, बट ये नहीं बताया जाएगा कि फॉर्मूला क्या है। A इज इक्वल टू बी सी डी है, कि A इज इक्वल टू बी सी बाई डी है, कि A इज इक्वल टू कुछ और है, बी स्क्वायर सी बाई डी है, ऐसा कुछ भी आपको बताया नहीं जाएगा। हमें पता लगाना है, समझ रहे हो आप? वो बोलेंगे कि A डिपेंड्स ऑन B, C एंड D। क्या पता कभी कभी सिर्फ दो बताएं, क्या पता कभी कभी सिर्फ एक हो। जैसे कि मैं बता देता हूं, एरिया ऑफ अ स्क्वायर डिपेंड्स अपॉन साइड लेंथ L, बस इतना बताएंगे। बट लेकिन क्या आपको फॉर्मूला तो पहले से पता है क्या? मैंने बोला एरिया डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द स्क्वायर, पर फॉर्मूला तुम्हें पहले से पता है कि एग्जैक्टली क्या डिपेंडेंसी है। क्या फॉर्मूला? एरिया इज इक्वल टू एल स्क्वायर। समझे आप? नहीं समझे मेरी बात? क्वेश्चन में सिर्फ इतना बताया जाएगा कि एरिया डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द सर्कल डिपेंड्स अपॉन रेडियस। कैसे डिपेंड करता है वो बताओ? एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। समझ रहे हो कुछ कुछ बात मेरी? वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर डिपेंड्स अपॉन इट्स रेडियस, बट कैसे डिपेंड करता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ऐसे समझ रहे हो मेरी बात? कि ऐसा आपको दे दिया जाएगा, बट आपको खुद ही पता लगाना है कि इस पे डिपेंड करता है कि नहीं। ये मेथड सीख लिया ना तो रो ए वी स्क्वायर वाला भी फिर से कर सकते हैं, इससे जल्दी भी हो सकता है। सबसे जल्दी तो वही है कि जिस बच्चे ने फोर्स का चैप्टर ही पढ़ लिया हो, सबसे जल्दी तो वही था। ठीक है, ए डिपेंड्स ऑन बी, सी एंड डी, बट यू डोंट नो कि बी का पावर क्या है, बी स्क्वायर है कि बी क्यूब है कि बी नीचे है कि ऊपर है, कुछ नहीं पता। तो क्या करना है आपको? स्टेप 1 आपको ऐसा करना है। स्टेप 1, A proportional to B raised to X, C raised to Y and D raised to Z लिखना है। ये होगा आपका पहला स्टेप। और मैथमेटिक्स का यूज करके आपको ये 3 के वैल्यूज निकालने होंगे। ठीक है, ये स्टेप 1 है। फाइन। स्टेप 2 क्या होगा कि A का डायमेंशंस आपको पता होना चाहिए, बी सी डी का भी पता होना चाहिए, आपको वो लिखना होगा इसके अंदर। स्टेप 2, राइट डायमेंशंस ऑफ ए बी सी एंड डी। लिख सकते हैं अपन? ये कर लेंगे अपन जो भी उसने दिए होंगे। जैसे समझो ये फोर्स है, ये वेलोसिटी है, ये डेंसिटी है, ये एरिया है। थोड़ी देर पहले लिखा था ना अपन ने, ये फोर्स है, ये डेंसिटी है, ये एरिया है, ये वेलोसिटी है। समझो जो थोड़ी देर पहले किया वो। अब ये करने के बाद स्टेप 3 होगा कंपेयर पावर्स ऑफ एल एम टी। इधर ये साइड भी कुछ, ये साइड इसके पास भी कुछ LMT होगा, इसके पास भी मिला के कुछ LMT होगा। उनके क्या करने हैं? पावर्स को कंपेयर करना है, पावर्स को कंपेयर करना है एंड राइट इक्वेशन। राइट इक्वेशंस, राइट इक्वेशन। और लास्ट स्टेप क्या होगा? सॉल्व दीज लीनियर इक्वेशंस एंड फाइंड x, y एंड z। इस तरीके से आपके निकलेंगे ये। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेता हूं सिंपल सा, बोर्ड्स के टेक्स्ट बुक में भी मिल जाएगा ये वाला एग्जांपल। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल
पेंडुलम। किसी को पता है सिंपल पेंडुलम क्या होता है? आई कार्ड है किसी के पास बाई चांस स्कूल का पुराना? आई कार्ड घर पे है? ऑफ कोर्स घर पे है। हाँ चार्जर, ओ भाई गिर विर ना जाए लेकिन चलेगा ये ना। ये जहाँ से पकड़ के रखा हुआ है ये रिजिड सपोर्ट बोलते हैं इसको, सपोर्ट है। हाँ ये स्ट्रिंग लेंथ है, ये लेंथ, ये स्ट्रिंग है और उसकी लेंथ एल है। ये इसको बॉब बोलते हैं, बॉब, BOB बॉब, मास है ये M। इसको एक एक्सट्रीम पोजीशन, इसको एक जगह पे लेके जाते हैं जिसको बोलते हैं एक्सट्रीम, और छोड़ देते हैं। ये सिंपल पेंडुलम है, ठीक है। कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दे देता हूँ मैं। जहाँ से मैंने छोड़ा ना उसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, बीच वाले पॉइंट को बोलते हैं मीन पोजीशन, और इस वाले को क्या बोलते हैं? फिर से एक्सट्रीम पोजीशन। इस मोशन को क्या बोलते हैं? ऑसिलेशन। वेरी गुड, पता है। तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड कैपिटल T। टाइम पीरियड क्या होता है? हाँ, यहां से यहां जाने को और वापस आने को जितना टाइम लगा ना उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। सिर्फ इस तरफ नहीं जाना है, वापस आना है, तब एक ऑसिलेशन कंप्लीट माना जाता है। दिस इज सेकेंड ऑसिलेशन, दिस इज थर्ड ऑसिलेशन। आइडियली स्पीकिंग सब सेम होना चाहिए बार बार, बट रियल लाइफ में एयर रेजिस्टेंस भी होता है, फ्रिक्शन भी होता है, तो धीरे धीरे इसका कम हो जाता है, बराबर ना। झूला झुलाते रहना पड़ता है ना बच्चे को, बराबर, क्योंकि रियल लाइफ में वो वापस उतना ही नहीं आएगा। खैर, ऑसिलेशन करके चैप्टर है, उसमें डिटेल में रहेगा, बराबर। टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन लेंथ L of string, mass M of bob, and acceleration due to, बोलो, gravity, G। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो टाइम है वो लेंथ पे, मास पे और G पे डिपेंड करता है, बट उसने एग्जैक्ट फॉर्मूला हमें पता लगाना है। स्टार्ट करें प्रोसेस, चलो। स्टेप 1 क्या था? स्टेप 1 क्या लिखूं? इधर है, इधर लिखो। क्या लिखूं, बोलो। हाँ नहीं, दैट इज स्टेप 2। बोलो, T proportional to L। थोड़ा मिस, एक स्टेप लिखना है साथ में। हाँ, L का पावर X, फिर M का पावर Y, और फिर G का पावर Z। ये हो गया पहला स्टेप। कुछ समझा आपको मेरी बात? स्टेप 2 बताओ क्या करें? स्टेप 2 क्या लिखूं? सबके डायमेंशंस लिखो। T का डायमेंशन T होगा, इक्वल टू लिख सकते हो प्रोपोर्शनलिटी हटा के। लेंथ का डायमेंशन L, और ये जो X है वो इसको देना पड़ेगा आपको, चाहिए तो अभी बाहर ही रखो। मास का डायमेंशन और पावर Y। किसी को पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का? अरे नहीं, वो तो ग्रेविटेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं, वो फोर्स है, वो कांस्टेंट है तो कुछ नहीं होगा। अरे उससे ज़्यादा स्टार्टिंग में थोड़ी देर पहले बोला था, एक आध घंटे पहले, कि कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका डायमेंशन नहीं होता। मीटर पर गलत है थोड़ा, मीटर पर सेकंड। अरे ये एक्सेलरेशन ही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कुछ नया नहीं, एक्सेलरेशन ही है। एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, यानी कि LT-2। तो L लिखो, -2 लिखो, और इधर लिखो Z। स्टेप 2 हो गया सबका। स्टेप 3 क्या है?
कंपेयर करने के लिए पहले सब L तो साथ में लेने पड़ेंगे और लेफ्ट साइड पे तो लेंथ है ही नहीं, तो लिखो L0 यस L0 M0 और T 1। L कितने हैं? 2। तो एक साथ कैसे लिखोगे? इसके ऊपर का पावर कैसे लिखोगे? LXY LXY थोड़ा गलत, इंडाइसिस नहीं आता है बराबर। L रेज टू X प्लस Z। यस, पता है आपको मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर ऐड होते हैं ना। अब आया बराबर। हाँ, M के ऊपर क्या लिखूं? खाली Y। वेरी गुड। T के ऊपर क्या लिखूं? एब्सोल्युटली राइट। अभी तक सब सही चल रहा है? स्टेप 3 में क्या लिखा है? एंड राइट इक्वेशंस। कंपेयर करने के बाद तो इक्वेशंस कितने बनेंगे? हाउ मेनी इक्वेशंस विल बी फॉर्म्ड? वेरी गुड। बाकी लोग सोचो। कंपेयर पावर्स। आप अगर L का पावर कंपेयर करोगे तो एक इक्वेशन, M का कंपेयर करोगे तो दूसरा इक्वेशन और T का कंपेयर करोगे तो तीसरा इक्वेशन। कर दूं? कौन सा पहले करना चाहिए जिससे आपको सबसे ज्यादा फायदा हो? M का करने पे सबसे ज्यादा फायदा होगा? T का कर सकते हैं, M का कुछ मतलब नहीं है। अरे मतलब बनेगा ना, L फाइन। मतलब बनेगा ना। अगर मैं M के पावर कंपेयर करूं, कंपेयर पावर ऑफ M, क्या आ जाएगा? 0 इक्वल टू, तो मतलब y का वैल्यू 0 आ गया ना तेरे पास। लास्ट यही तो है, सॉल्व दीज टू फाइंड x y z। बराबर। चल ये फर्स्ट साइड हटा दूं क्या? हाँ, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट किसका फायदा होगा? किसका कंपेयर करके फायदा होगा? z नहीं, t। अच्छा ठीक है। एक्चुअली जीरो वाले ज्यादा फायदेमंद होते हैं, कभी भी जीरो वाले ज्यादा बेटर पड़ते हैं। तो कंपेयर पावर ऑफ L, तो L का क्या है इधर? 0। उधर क्या है L का पावर? X प्लस Z। अगर अपन Z ढूंढ लेते तो फिर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर कर पाए। हाँ तो अच्छा, हाँ अच्छा, वो भी सही बात है आपका। करेक्ट। तो किसी का किस केस में वो भी बेटर हो सकता है, बट मोस्टली जीरो वाले बेटर पड़ जाएंगे। तो इसको रखते हैं यहाँ पे, इक्वेशन बना के छोड़ दिया है, कुछ नाम देना है तो दे दो बस। ओके, अब किसको कंपेयर करना है? कंपेयर T पावर ऑफ T। तो T का LHS में क्या पावर है? 1, और उधर 2Z। तो Z इज इक्वल टू 1/2, और ये माइनस ऊपर लिखोगे नीचे लिखोगे एक ही बात होती है। तो Z का वैल्यू आ गया माइनस। पुट दिस इन इक्वेशन 1। तो उसमें क्या लिखा था? 0 इज इक्वल टू x प्लस ऑफ माइनस 1/2। क्या ये इधर आके 1/2 हो जाएगा? स्क्वायर रूट में तो फाइनल आंसर इधर लिख रहा हूं मैं, T प्रोपोर्शनल टू L रेज टू x था, M रेज टू y था और G रेज टू Z था। सो T प्रोपोर्शनल टू L रेज टू x का वैल्यू कितना है? 1/2। M का वैल्यू कितना है? 0। और G का वैल्यू क्या है? जिसका पावर 0 है उसका कोई मतलब ही नहीं है ना। यानी कि एक्चुअली ये झूठ बोल रहा था जब ये बोल रहा था ना कि टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन मास। टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। ये हमको कंक्लूजन आ गया यहाँ से कि टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डज नॉट डिपेंड अपॉन मास। ठीक है, तो T प्रोपोर्शनल टू, ये 1/2 का मतलब क्या होता है? करेक्ट। तो रूट L लिखूं, और G रेज टू माइनस हाफ का मतलब क्या होता है? G नेगेटिव होगा प्लस नेगेटिव है नहीं, G नेगेटिव नहीं होगा। पावर नेगेटिव का मतलब वो डिनोमिनेटर में जाएगा। पावर नेगेटिव मतलब वो डिनोमिनेटर में जाएगा, तो यानी ये नीचे रूट G आ जाएगा। बराबर है। फाइनल आंसर ऐसा लिखा जाएगा, टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ L अपॉन G। दिस इज द आंसर। और जिस स्टूडेंट का पूरा सिलेबस हो गया है उसको एग्जैक्टली पता है कि फॉर्मूला यही था, और उसको ये भी पता है कि ये प्रोपोर्शनलिटी हटा के जो कांस्टेंट आएगा ना उसको वो भी पता होगा। वो कांस्टेंट पता है तुझे?
टी इज इक्वल टू, फॉर्मूला किसी ने पहले शायद नहीं देखा होगा ना ये, इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला है टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। ये एग्जैक्ट फॉर्मूला है जो किसी ना किसी चैप्टर में आएगा, समझे आपको मेरी बात? तो इस मेथड का क्या लिमिटेशन है? इस मेथड का लिमिटेशन ये है कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट नहीं निकाल के दे सकता ये मेथड ये तो बता देगा कि ये एल और एम और जी पे कैसे डिपेंड करता है, बट ये नहीं बता सकता कि वो कांस्टेंट कितना है। वो बच्चे ने एक्सपेरिमेंट करके ही निकलेगा कि वो एग्जैक्टली कांस्टेंट कितने वैल्यू का है। मेरी बात समझ में आई? पक्का? दैट्स इट। समझा आपको? ये हटाने के बाद मैं वो लिखूंगा एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या है टाइम पीरियड का। चलो कर लो इसको अच्छे से, लिखो स्टेप बाय स्टेप। डाउट है पूछो मेरे को, मैं वापस समझा दूंगा, कोई इशू नहीं है। नहीं होमवर्क का मतलब होम एक मिनट। एक्सरसाइज 1 1 से 15, एक्सरसाइज 1 से 15, और जिसका पहले शीट नहीं हुआ है उसको पहले शीट करनी पड़ेगी, क्योंकि वो शीट का यूज करके ही ये 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। वो सामने रख के करो बिंदास, ठीक है? एक्सरसाइज 1 1 से 15। एक्सरसाइज 2 1 से 15। ऐसे तो एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं है बच्चे, तो मैं बता देता हूँ। 115 तक कर। ये सब है ना, पेज नंबर 25 से स्टार्ट होता है, पेज 25 से। एक्सरसाइज 1 में 15, एक्सरसाइज 2 में 15, एक्सरसाइज 3 में 4, 15। एक्सरसाइज 3 में 4, बस। जिसके पास शीट नहीं मिली है वो 5 मिनट रुक जाओ, मैं मैम को जेरोक्स करने बोल देता हूँ। और एक जन वो भी रुक जाओ जिसके पास जेरोक्स है, तो जेरोक्स उससे मतलब है। अच्छा, मतलब ठीक है, विल स्टॉप हियर फॉर टुडे। आई सर, थैंक यू।